हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 16 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 17 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 16 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। रेट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में लिंक को शेयर जरूर करें। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्लास है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू कर दी गई है। अब देखिए, ये कुल 6 भाग के माध्यम से 150 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। 300 नंबर का पाठ है वो रहने वाला है, यानी कि एक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। भाग 1 के अंदर दोस्तों 40 प्रश्न होंगे, भाग 2 के अंदर 25 प्रश्न होंगे और भाग 3 के अंदर सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न होंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों अभी इसी पाठ का करवा रहा हूं, ठीक है। ये 60 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, 120 अंक का ये रहने वाला है। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, रेट लेवल 2 सामाजिक अध्ययन टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा, ठीक है। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर ऑब्जेक्टिव क्लास जरूर देखें। और भाग 4 के अंदर शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है, भाग 5 के अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न और भाग 6 के अंदर सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न होंगे। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब यहां पर देखिए, जरगा सबके लास्ट में दे रखी है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और भी देखिए, यहाँ पे जरगा देखिए सेकंड नंबर पे दे रखी है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि रघुनाथगढ़ की ऊंचाई वो 1055 मीटर है और जरगा की 1431 मीटर है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सही है, सबसे पहले आएगा जरगा। जरगा की जो ऊंचाई है वो 1431 मीटर है। फिर रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है दोस्तों 1055 मीटर, ठीक है। लीलागढ़ सज्जनगढ़ की ऊंचाई है वो दोस्तों 938 मीटर है। कितनी है? 938 मीटर। और लीलागढ़ की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 874 मीटर है। और जरगा की मैंने आपको बताई थी दोस्तों 1431। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य है? बताइए, अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन से कथन है या कौन से तथ्य हैं वो सही है? कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए, इसका निर्माण क्रेम्बियन युग में हुआ था। ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? पहला ही कथन है वो गलत हो जाएगा क्योंकि क्रेम्बियन युग में नहीं हुआ था, प्री क्रेम्बियन युग में हुआ था अरावली पर्वतमाला का निर्माण। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये कथन है वो इसमें बिल्कुल सत्य है। और देखिए, यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, ये जो अरावली है, ये अरावली की जो मुख्य श्रेणी है ये क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है, ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो 2 और 4 कथन है वो इसमें सत्य है। तो यहाँ पर कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था, तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु की परिस्थितियां नहीं पाई जाती है? बताइए, किस जिले में स्टेपी जलवायु की परिस्थितियां नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जयपुर में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु
वो दोस्तों जयपुर में नहीं पाई जाती, बाकी तीनों में पाई जाती है। 4 नंबर ऑप्शन सही। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में झील है और सूची सेकंड में स्थित या के निकट। बताइए जयसमंद झील कहां पर है? तो दोस्तों जयसमंद झील है ये सलूम्बर में है। कहां पर है? सलूम्बर में, वर्तमान सलूम्बर में। नक्की झील कहाँ है? तो दोस्तों ये सिरोही में है। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। डीडवाना झील कहां पर है? तो दोस्तों ये डीडवाना कुचामन में है। और पंचभद्रा झील कहाँ है? तो दोस्तों ये बालोतरा में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी डी ए बी हो जाएगा। सी डी ए बी कौन से ऑप्शन में है? सी डी ए बी देखिए ये रहा, पहला नंबर का ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में राजस्थान की झील है और सूची सेकंड है ये अवस्थिति है। यहाँ पर देखिए आना सागर झील कहां पर है? तो दोस्तों आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था और ये अजमेर में है। ताल छापर झील कहाँ है? तो दोस्तों ताल छापर झील चूरू के अंदर है। सरदार समंद कहाँ है? तो दोस्तों सरदार समंद है ये पाली के अंदर है। और टोडी सागर कहाँ है? तो दोस्तों ये टोंक में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ए डी बी। सी ए डी बी कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए सी ए डी बी 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में पलाश वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान में पलाश वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन है वो सही नहीं है? दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए यह वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहां धरातल कठोर व पथरीला है। पलाश के वन दोस्तों ये सीधा सा मैं आपको बताऊं, मध्यम कठोर और पथरीले क्षेत्रों में ये दोस्तों ये पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए यह वन राजस्थान के केवल पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, यह वन अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली और चित्तौड़गढ़ क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं। ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों ये पूर्वी अरावली के आसपास पाए जाते हैं ये, ठीक है। तो और देखिए यह वन उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के उप प्रकार है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है? बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभी वर्तमान में 4 रामसर साइट है, ठीक है। मेनार उदयपुर, खीचन जोधपुर जो फड़ौदी के अंदर है, ठीक है। खीचन फड़ौदी, मेनार उदयपुर, सांबर झील और केवलादेव, ये 4 हैं, ठीक है। याद रखना रामसर साइट। देखिए यहां पर नीचे 2 कथन दिए गए हैं और कथन 1 और कथन 2 अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान में पाई जाती है, तो गलत हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि दोस्तों जलोढ़ मृदा तो ये नदियों वाले मैदानी भागों में ये पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि मुख्यतः बनास नदी का जो क्षेत्र है वहां पर, जैसे अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, इन क्षेत्रों में दोस्तों ये जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में तो यानी कि भूरी रेतीली मृदा है वो पाई जाती है, तो ये कथन अपना पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है लेकिन पोटास और लौह तत्व की कमी होती है, तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें 1 गलत है, सेकंड सत्य है। 1 गलत है, सेकंड सही है, यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमेलित है? बताइए कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमेलित है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसमें देखिए दोस्तों, बाजरा, अलवर, बाड़मेर तथा जयपुर। दोस्तों इसमें ये खरीफ की फसल है
ये इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं बाजरा, अलवर, बाड़मेर, जयपुर। बिल्कुल सही बात है। तो अपना पहला ही है वो क्या हो गया, सही हो गया। मक्का है, ये भी दोस्तों खरीफ की फसल है। ठीक है। इसमें देखिए सिक्कर, जालोर, धौलपुर, ये गलत हो जाएगा। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा में मक्के का उत्पादन होता है। कपास, धौलपुर, जालोर, प्रतापगढ़। कपास का उत्पादन दोस्तों हनुमानगढ़ और गंगानगर में होता है, ये भी गलत हो जाएगा। गेहूं, गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा बारा। दोस्तों गेहूं है वो रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है, तो आप इसको भी गलत मान लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है इसमें, पहला नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण, शहरी शिशु लिंगानुपात 0 से 6 सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण, शहरी शिशु लिंगानुपात 0 से 6 सर्वाधिक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए 0 से 6 शिशु लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है बांसवाड़ा में है। ठीक है। कहां पर है दोस्तों, बांसवाड़ा के अंदर 937 है। ठीक है। और बांसवाड़ा के बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए ये तो हो गया दोस्तों शहरी का तो हो गया दोस्तों। यहाँ पे नहीं 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 नहीं, यहाँ पे देख क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण, शहरी शिशु लिंगानुपात 0 से 6 सर्वाधिक है। देखिए ग्रामीण में तो है बांसवाड़ा, कितना दोस्तों 937। ठीक है, 937 लिंगानुपात है 0 से 6 आयु वर्ग का बांसवाड़ा में, ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है। और शहरी शिशु लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है वो दोस्तों नागौर में, और वो है दोस्तों 907। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, भील जनजाति के संदर्भ में कौन सा असंगत है। तो दोस्तों भील जनजाति में कौन सा इसमें असंगत है, देखिए डाम देना किसको बोलते हैं, डाम देना बोलते हैं रोग उपचार की विधि को, बिल्कुल सही बात है। टोटम बोलते हैं दोस्तों कुल देवता को, बिल्कुल सही बात है। पालवी बोलते हैं गांव का मुखिया को, बिल्कुल सही बात है। पोतिया, सिर पर पहने जाने वाला लाल साफा। तो दोस्तों ये लाल साफा नहीं, ये सफेद साफा को दोस्तों बोलते थे पोतिया भील जनजाति में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेटा बोलते थे दोस्तों लाल साफा को, फेटा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खदान है। जस्ता उत्पादक खदान है तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों रामपुरा अंगुचा खदान। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। सूची फर्स्ट में खनिज है और सूची सेकंड में खाने या भंडार है। देखिए टंगस्टन का उत्पादन दोस्तों या मैं आपको बोलूं टंगस्टन की खान कहाँ है, तो ये नाना कराब पाली में है, यानी कि नाना कराब पाली से इसका उत्पादन है वो होता है। और एस्बेस्टोस का उत्पादन दोस्तों कहाँ से होता है, तो ये आसिंद भीलवाड़ा से इसका उत्पादन होता है। फेल्सपार का उत्पादन है वो दोस्तों लोहरवाड़ा से होता है। और मैग्नीज का उत्पादन दोस्तों रेवासा से होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, BADC अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहां पर स्थित है। तो दोस्तों कहां पर है ये, तो ये जैसलमेर में है। सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। रामगढ़ जैसलमेर में एक गांव पड़ता है सोनू। ठीक है, वहां पर दोस्तों मेरा मित्र भी रहता है जिसका नाम है जयवर्धन सिंह भाटी। और रामगढ़ का जो टीवी टावर है वो भी दोस्तों काफी ऊंचा है, वहां से पाकिस्तान दिखता है, ऐसा वो बताते थे। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है। राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ पर है, तो दोस्तों ये किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरने वाला प्रमुख राजमार्ग है, जो दिल्ली से जयपुर, अजमेर और उदयपुर होते हुए मुंबई जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरने वाला प्रमुख राजमार्ग है जो दिल्ली से जयपुर, अजमेर और उदयपुर होते हुए मुंबई जाता है? तो वो है दोस्तों NH 48। NH 48, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही। ये NH 48 है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का भाग है। ये भारत के दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु इन राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों। ये यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन है वो कौन सा है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसमें देखिए, कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था। घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो ये गलत हो जाएगा। जुते हुए खेत के प्रमाण है वो दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, तो ये अपना नहीं है, नहीं मिला है, तो नहीं इसमें गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। प्राचीन द्रस्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी के कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया क्षेत्र है दोस्तों। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अब इसमें असत्य कथन कौन सा था? 2 नंबर का, क्योंकि यहाँ पर जुताई वाले खेत के प्रमाण नहीं मिले हैं, तो ये कथन है वो गलत है, मिले हैं। 18 नंबर का प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालानुक्रम क्या है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था, जीत गया था। फिर 1303 में दोस्तों चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, फिर जीत गया। फिर उसके बाद में 1305 पर जालोर पर आक्रमण किया, लेकिन जीता नहीं था। फिर 1308 में दोस्तों सिवाना पर आक्रमण किया, जीत गया। फिर वापस दोस्तों 1311 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण करता है और जीत जाता है। यहाँ पर सिर्फ जीत के बारे में पूछा गया है, विजय के बारे में पूछा गया है, ठीक है। विजय का क्रम यही है। तो यहाँ पर इसमें 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न है, राजपूत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में देखिए, महामंत्री किसको कहते थे? महामंत्री बोलते थे दोस्तों, ये राजा का मुख्य सलाहकार होता था, राजा का मुख्य सलाहकार होता था महामंत्री। और बंदीपति होता था दोस्तों कविता का पाठ करने वाला, उसको बोलते थे बंदीपति। और 20 गादीराज किसको बोलते थे? तो दोस्तों ये राजवेद को बोलते थे, 20 गादीराज, ठीक है। और महाप्रतिहार बोलते थे राज्यसभा में नव आगंतुकों को अभिवादन की शिक्षा देने वाला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 20 नंबर का प्रश्न है, डूंगरपुर के पास स्थित बावड़ी का नाम बताइए जिसे रानी प्रेमल देवी ने बनवाया था। डूंगरपुर के पास स्थित बावड़ी का नाम बताइए जिसे रानी प्रेमल देवी ने बनवाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों नौलखा बावड़ी। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नौलखा बावड़ी। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में किला है और सूची सेकंड में निर्माता है। यहाँ पर देखिए जालोर का किला, दोस्तों जालोर का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये प्रतिहार नरेश नागभट्ट ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों जालोर के किले का। और सोजत के किले का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो ये दोस्तों राव जोधा के पुत्र राव निम्बा राठौड़ ने करवाया था दोस्तों, ठीक है, सोजत के किले का निर्माण। और सिवाना दुर्ग का जो निर्माण है वो दोस्तों वीर नारायण पवार ने करवाया था। और सोनार का किला है, इसका निर्माण दोस्तों जैसल भाटी ने करवाया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 4 3 2 1, यानी कि अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बच्छ बारस का त्योहार मनाया जाता है। बच्छ बारस का त्योहार दोस्तों ये कब मनाया जाता है?
तो ये भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछ बारस का त्योहार है वो मनाया जाता है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से तत्वाद्य है, बताइए निम्न में से तत्वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? तो दोस्तों तत्वाद्य यंत्र इसमें देखिए जंतर, रवाज और बपंग दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे तत्वाद्य यंत्र है वो दोस्तों, एक तो जंतर है, ठीक है, और एक बपंग है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, जंतर बपंग और रवाज भी है, ठीक है, रवाज भी है। ये दोस्तों तीनों ही है। ये क्या है? ये तत्वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंतर, रवाज, कामायचा, सुरमंडल, चौतारा, बपंग, तंदूरा, ये तत्वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों ही है। कौन से ऑप्शन में? तीनों। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 तीनों ही सही है। 24 नंबर का प्रश्न है, वालर नृत्य, मांदल नृत्य, लोर नृत्य और कूद नृत्य किस जनजाति के नृत्य हैं? तो दोस्तों ये ग्रासीय जनजाति के नृत्य हैं दोस्तों। इसकी एक ट्रिक भी है दोस्तों, कूद लूं के माँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक ट्रिक थी, ये कूद लूम के माँ, तो ये ऐसे था। तो यहाँ पे कूद नृत्य, लूर नृत्य, मांदल नृत्य और एक वालर नृत्य। तो यहाँ पर इसमें एक ग्रासीय जनजाति के नृत्य हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस अवसर पर काकन दौड़ना की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? काकन दौड़ना की प्रथा का अभ्यास किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा विवाह। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विवाह, ठीक है। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गोरक्षा के प्रकरण है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है, बताइए गोरक्षा के प्रकरण है। तो दोस्तों देखिए गोगा जी के हैं, तेजा जी के हैं, बाबू जी के हैं और देवनारायण जी के भी हैं। तो इन सभी के क्या है? तो इन सभी की जो जीवन कथा है वो गोरक्षा के प्रकरण में शामिल है। तो यहाँ पर सही कूट में अपने को उत्तर देना था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ABCD। 27 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया था? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण दोस्तों संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न है, रामनारायण चौधरी द्वारा निम्न में से किस पत्र का संपादन नहीं किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, प्रजा सेवक का नहीं किया था दोस्तों। बाकी रामनारायण चौधरी ने राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान व नवीन राजस्थान नामक पत्रों का संपादन किया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें सुरलिया, दोस्तों सुरलिया जो आभूषण है ये कान में पहना जाता है, बिल्कुल सही बात है। तिमणिया जो आभूषण है वो गले में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। रमजोल आभूषण दोस्तों यहाँ पर कलाई दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। रमजोल है यह स्त्रियों के पैरों में पहने जाने वाली घुंघरूदार पायल होती है दोस्तों, यानी कि ये पैरों का क्या है? आभूषण है, ठीक है। ये गलत दे रखा है। कलाई तगड़ी है, ये कमर का आभूषण है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बहुत ही अच्छा और शानदार मॉडल पेपर है दोस्तों, ये पूरा देखना मॉडल पेपर, बहुत मजा आने वाला है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, क्लासेस शुरू कर दी गई है मात्र और मात्र दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर, यानी कि करीबन 10 दिन के अंदर मैं आपको संपूर्ण कोर्स है वो कंप्लीट करवा दूंगा, 120 नंबर का भी और भी सारा। देखिए यहाँ पे सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बूंदी शैली के, यानी कि बूंदी चित्रकला शैली के ये दोस्तों प्रमुख चित्रकार थे। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से देशी रियासतों
एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय का कौन सा युग में असंगत है? एक तरफ देशी रियासत है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट है। तो यहाँ पर देखिए भरतपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों, यहाँ पर कैप्टन जेडी हॉल दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर निक्सन, ठीक है, मेजर दोस्तों मेजर निक्सन थे। और ये कैप्टन जेडी हॉल है, ये दोस्तों जो पॉलिटिकल एजेंट थे ये सिरोही के थे पॉलिटिकल एजेंट। बाकी जयपुर के कर्नल ईडन थे, मेवाड़ के सीएल सोवर्स थे और मारवाड़ के मैकमोसन पॉलिटिकल एजेंट थे। तो यहाँ पर इसमें गलत कौन सा दे रखा है? पहला नंबर का ही, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, 8 फरवरी 1942 ईस्वी को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो वो थे दोस्तों रणछोड़ दास गट्टानी, रणछोड़ दास गट्टानी। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रणछोड़ दास गट्टानी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है दोस्तों वागड़ी। क्या कहलाती है? वागड़ी कहलाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है, तो वो वागड़ी कहलाती है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन है वो सत्य नहीं है? उपयुक्त में से कौन से कथन है वो सत्य नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप डिंगल तथा पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप पिंगल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कथन दे रखा है, पहला नंबर का कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। तो पहला नंबर का तो गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि उल्टा दे रखा है। पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप दोस्तों पिंगल होता है और पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप डिंगल के नाम से जाना जाता है। तो ये उल्टा दे रखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। नामवर सिंह के अनुसार पूर्वी राजस्थान ब्रज भाषा से तथा पश्चिमी राजस्थानी गुजराती से समानता रखती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें अपने को पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो अपने को बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो केवल एक कथन है वो सत्य नहीं है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में पुस्तकें या कृति है और सूची सेकंड में लेखक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, इसके लेखक हैं वो दोस्तों कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों शालीभद्र सूरी, शालीभद्र सूरी ये इसके लेखक है। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं वो है दोस्तों चंद्रबरदाई। और राज विनोद के जो लेखक हैं वो है दोस्तों भट्ट सदाशिव, ठीक है। और दोस्तों ग्रंथराज के जो रचनाकार हैं वो है दोस्तों गोपीनाथ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। 4 3 1 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए पहला ही नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मेवेरा रुख नामक कृति के रचनाकार है, मेवेरा रुख नामक कृति के रचनाकार है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अन्नाराम सुदामा, अन्नाराम सुदामा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। 37 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सूर्यमल मिश्रण के प्रमुख ग्रंथों के संदर्भ में निम्न को सुमेलित कीजिए। सूर्यमल मिश्रण के प्रमुख ग्रंथों के संदर्भ में निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर देखिए बलवद विलास, दोस्तों बलवद विलास ये क्या है? तो दोस्तों ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक है। और वीर सतसई है ये दोस्तों 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है ये वीर सतसई। और राम रंजाट दोस्तों ये लोक संस्कृति का दर्पण है। और वंश भास्कर है ये चंपू शैली में रचित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? DBCA इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 38 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मुंशी देवी प्रसाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुंशी देवी प्रसाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जन्म 1848 ईस्वी में जोधपुर में हुआ था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, मुंशी देवी प्रसाद का जन्म है वो 1848 ईस्वी में। नहीं 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 नहीं, ये पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका जन्म तो दोस्तों जयपुर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अपने को देखिए इस प्रश्न में क्या है, कोट भाषा में उत्तर पूछा गया है कि हाँ देखिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन है सत्य है, सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो अपने देखिए मुंशी देवी प्रसाद का जन्म 1948 ईस्वी में हुआ था, लेकिन जोधपुर दे रखा है इसलिए गलत हो जाएगा। इनका जन्म दोस्तों जयपुर में हुआ था। ठीक है, और देखिए लोग इन्हें कानून की माता या कानूनी कहकर पुकारते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग कि जो लोग हैं वो दोस्तों इन्हें कानून की माता या कानूनी कहकर पुकारते थे। इसलिए पुकारते थे क्योंकि दोस्तों सर्वप्रथम मारवाड़ राज्य के लिए इन्होंने कानून बनाए और कानून पर इनके द्वारा 13 पुस्तकें लिखी गई। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये त्वारिख महकमा के आजीवन सदस्य रहे, बिल्कुल सही बात है। 1879 ईस्वी में इन्हें जोधपुर में महकमा अपील का नायब नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 ये क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान साहित्य के संदर्भ में कौन सा असंगत है, कौन सा इसमें असंगत है वो अपने को बताना है। तो यहाँ पर देखिए जम्बू स्वामी रास, जम्बू स्वामी रास, ये दोस्तों ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे कवि धर्म दे रखा है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लेमिनाथ चतुष्पादिका, लेमिनाथ चतुष्पादिका, तो ये विनय चंद्र सूरी, बिल्कुल सही है। और चंद्रबाला रास ये पलाण का है, काव्य रचना, बिल्कुल सही है। और देखिए रेवतगिरी रास विजय सेन सूरी, विजय सेन सूरी। तो दोस्तों ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए चंद्रबाला रास, चंद्रबाला रास है ये दोस्तों, पलहन नहीं। यहाँ पे कवि आसिगु का ये प्रमुख काव्य है, कवि है एक आसिगु। ठीक है, आसिगु, कवि आसिगु का दोस्तों ये प्रमुख काव्य है। और रेवतगिरी रास है ये विजय सेन सूरी का है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कौन सा गलत है, असंगत है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी रचना चारण शैली की पारंपरिक रचना मानी जाती है। तो वो मानी जाती है दोस्तों वीरमायण। ठीक है, ये चारण शैली की प्रारंभिक रचना भी मानी जाती है दोस्तों ये। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा रचित है ये, तो ये बादर डाडी के द्वारा रचित है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं दोस्तों। इसमें मैं आपको बताऊं, देखिए सीधा सा इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो ये 25 प्रश्न है ये 50 अंक का पाठ है वो रहने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो वो है दोस्तों प्रोसोस्पिस सेनेरेरिया। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कैच द रेन संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से राजस्थान में कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है। कैच द रेन संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से राजस्थान में कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। तो दोस्तों अपने वर्तमान स्वरूप में ये कब आया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये
दोस्तों 1 अक्टूबर, नहीं 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 नहीं, ये हाँ, ये केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? तो वर्तमान स्वरूप में है, ये आया था दोस्तों 27 सितंबर 2000 को। 27 सितंबर 2000 को ये अपने वर्तमान स्वरूप में ये आया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? कौन से युग में सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर में, बिल्कुल सही है। केवाय माता का मंदिर दोस्तों किनसरिया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। सुंदा माता का मंदिर सांबर, गलत हो जाएगा। सुंदा माता का मंदिर तो दोस्तों जालौर जिले में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी इसमें क्या है? सत्य है। कूट भाषा में उत्तर देना था। 2 नंबर का ऑप्शन सही, ए और बी। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस निशानेबाज के नाम से स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है अनंतजीत सिंह नरूका। अनंतजीत सिंह नरूका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, दौसा नगर 5 प्राचीन शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, निम्न में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है? बताइए, दौसा नगर 5 प्राचीन शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, निम्न में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो ये दोस्तों इसमें देखिए बैजनाथ महादेव ये इसमें शामिल है, सहजनाथ महादेव ये भी शामिल है, गुप्तेश्वर महादेव ये भी शामिल है, अंबिकेश्वर महादेव ये शामिल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर कीजिए। सूची फर्स्ट में उद्योग है, सूची सेकंड में अवस्थिति है। यहाँ पे देखिए राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स कहाँ पर है? तो दोस्तों ये गुलाबपुरा में है। कहाँ पर है? गुलाबपुरा में। और वर्टेड स्पिनिंग मिल्स तो दोस्तों ये चूरू में है। कहाँ पर है? चूरू में। और श्री सीमेंट दोस्तों ये ब्यावर में है। और जेके टायर का कारखाना कहाँ है? तो दोस्तों ये काकरोली में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बी एसी, डीबीएसी कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है? बताइए कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, निम्न में से कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है? तो देखिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना ये है विवेकाधीन शक्ति है। राज्य वित्त आयोग का गठन करना ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा करना ये है। मुख्यमंत्री से सूचनाएं प्राप्त करना ये भी है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसमें आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो ये कार्यकाल है वो कितना होता है? ये 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। 50 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिश के बारे में असत्य कथन का चयन करें। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में असत्य कथन का दोस्तों अपने को क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण उनकी संख्या के आधार पर, एससी और एसटी आरक्षण यानी कि सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की प्रत्येक स्तर पर भागीदारी ये भी सही है, यह सत्य कथन है। त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था लाना ये भी है दोस्तों, ये सत्य कथन है। ठीक है, यदि पंचायती संस्थाओं का अतिक्रमण किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि आप सभी को पता होगा कि दोस्तों इसमें
6 वर्ष। देखिए इसमें ये था कि संस्थाओं को करारोपण की शक्ति देने के साथ साथ इनका कार्यकाल 4 वर्ष रखने की अपील की थी इन्होंने। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये कथन है वो गलत है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना में गोपालक किसान परिवार को कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है, बताइए। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना में गोपालक किसान परिवार को कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखिए 5 लाख रुपए तक का, तो इसमें क्या है, देखिए राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत कुल 5 लाख गोपालक किसान परिवारों को 1 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त है वो ऋण 1 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। 5 लाख लोगों को मिलेगा दोस्तों, ये 5 लाख परिवारों को, तो और 1-1 लाख रुपए, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में आईसीटी आधारित नवाचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य है अधिगम को अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाना। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। 53 नंबर का प्रश्न है, स्वामित्व योजना किससे संबंधित है। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये योजना किससे संबंधित है, तो ये ग्रामीण इलाकों में संपत्ति सर्वेक्षण योजना है ये स्वामित्व योजना। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, स्कूल प्रबंधन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्कूल प्रबंधन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो है स्कूल में नए विचारों को प्रस्तुत करना। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न है, नई शिक्षा नीति में स्कूली ढांचा क्या है। नई शिक्षा नीति में स्कूली ढांचा क्या है, बताइए। तो दोस्तों वो है इसमें 5+3+3+4, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, एक शैक्षणिक वर्ष में आरटीई अधिनियम 2009 के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य है। एक शिक्षण वर्ष में आरटीई अधिनियम 2009 के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य है, तो कितने कार्य दिवस अनिवार्य है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कितने, तो ये दोस्तों 200 दिन 200 कार्य दिवस है वो अनिवार्य है, पहली से 5वीं कक्षा तक के लिए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षकों के बारे में पूछा गया है, और 6ठी से 8वीं तक का पूछ लिया जाता तो दोस्तों 220 कार्य दिवस। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह है कितने निर्धारित किए गए हैं, ये तो सभी को पता होगा 45। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 कब लागू हुआ, तो दोस्तों ये जो लागू हुआ तो ये मार्च 2011 में लागू हुआ था, 29 मार्च 2011 को। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा। राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा, तो दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए अंतिम योगात्मक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो, छात्र अभिलेख या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है
परिभाषित है। तो ये किस में परिभाषित है? तो दोस्तों ये जो परिभाषित है, ये दोस्तों असुविधाग्रस्त समूह में यानी कि वंचित समूह में ये परिभाषित है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न सम्मेलन को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सम्मेलन है, दूसरी तरफ आयोजन स्थल है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गरीब एवं अंत्योदय समारोह है, ये इसका आयोजन है वो दोस्तों कहाँ किया गया? तो ये किया गया दोस्तों भरतपुर में। युवा एवं रोजगार उत्सव का आयोजन दोस्तों ये कोटा में किया गया। सुशासन समारोह का आयोजन है वो दोस्तों कहाँ पर किया गया? तो ये भीलवाड़ा में किया गया। और किसान सम्मेलन का आयोजन ये बीकानेर में किया गया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी दोस्तों, बी डी ए सी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। किसान सम्मेलन बीकानेर, ठीक है, तो किसान सम्मेलन का तो दोस्तों ए आएगा, बी डी सी ए होगा, ठीक है, बी डी सी ए। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल सागर में सम्मान का मुख्य उद्देश्य है। सागर में सम्मान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया ने अद्यतन पद्धति के बाद भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी निर्धारित की है? सर्वे ऑफ इंडिया ने अद्यतन पद्धति के बाद भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी निर्धारित की है? तो दोस्तों कितनी निर्धारित की है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है 11,098 किलोमीटर। 11,098 किलोमीटर। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल सागर में सम्मान का मुख्य उद्देश्य है। बताइए, सागर में सम्मान का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया ने अद्यतन पद्धति के बाद भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी निर्धारित की है? सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 11,098 किलोमीटर। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। आगे देखिए, पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत स्वयं प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके परिवारों को कितनी प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी? तो कितनी प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी? तो दोस्तों इसमें 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में संचालित बर्तन बैंक योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो बर्तन बैंक योजना के संदर्भ में असत्य कथन है वो कौन सा है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें राज्य का पहला स्टील बर्तन बैंक कोटा के खैराबाद पंचायत समिति में शुरू किया गया। बिल्कुल सही बात है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को न्यूनतम 400 बर्तन के सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। इस योजना के संचालन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत को 5 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। तो 5 लाख की नहीं, तो दोस्तों इसमें 1 लाख रुपए की जो राशि है वो प्रदान की जाएगी। ये 5 लाख है वो इसमें गलत हो जाएगा। इस बर्तन बैंक का संचालन राजीविका के स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह सत्य कथन है। अब अपन भाग 3 के अंदर सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए, ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों 10वें सूक्त में। तो यहाँ पर यानी कि 10वें मंडल में, ठीक है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न, जैन तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था?
तो कौन था? तो वो था दोस्तों जमाली। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जमाली। 68 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो दिया दोस्तों कृष्णा कावेरी। कृष्णा कावेरी इसका 4 नंबर का जो ऑप्शन है। नहीं 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 नहीं, कृष्णा कावेरी नहीं, इसमें कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो दिया दोस्तों गंगा और सोन ने। गंगा और सोन नदियों ने, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन राजनीति ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों कौटिल्य ने। सही है, तो सभी को पता होगा। 2 नंबर ऑप्शन सही। 70 नंबर प्रश्न है, अशोक के द्वारा धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है कौन से शिलालेख में? देखिए 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी 5वें शिलालेख में मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने अपने राज्यकाल की शुरुआत एक खूंखार योद्धा के रूप में की थी, परंतु आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद युद्ध की विनाशकता का आभास हुआ? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है अशोक। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अशोक। 72 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो वो की थी दोस्तों मोहम्मद गोरी ने। 2 नंबर ऑप्शन सही। 73 नंबर का प्रश्न है, मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों दिल्ली की मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां बुआ ने करवाया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन। 74 नंबर का प्रश्न है, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे, वो थे दोस्तों सैयद अली और अब्दुल समद। ठीक है, सैयद अली और अब्दुल समद। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 75 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए किस अवसर पर गांधी जी ने केसरी उपाधि की त्यागी? किस अवसर पर गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्यागी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है असहयोग आंदोलन के दौरान है। 1 नंबर का ऑप्शन सही। 76 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं थे? किससे संबंध नहीं थे? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है देखिए हिंद स्वराज, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, इन तीनों से संबंध थे महात्मा गांधी जी के, लेकिन युगांतर से संबंध नहीं था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 77 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ सत्याग्रह आंदोलन है, दूसरी तरफ वर्ष है। चंपारण सत्याग्रह, ये दोस्तों महात्मा गांधी इससे संबंधित नेता थे और 1917 में दोस्तों ये शुरू हुआ था। रोलेक्ट एक्ट है दोस्तों, रोलेक्ट सत्याग्रह है, ये 1919 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये दूसरे का 3 हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह, ये दोस्तों 1918 में शुरू हुआ था ये। और बारदोली सत्याग्रह, ये दोस्तों 1928 में हुआ था शुरू। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा देखिए 2 3 4 1। ये देखिए इसमें एक बिंदी और लगा लेना। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 2 3 4 1। 78 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रभाव परिक्रमण के कारण होता है? कौन सा प्रभाव परिक्रमण के कारण होता है? तो यहाँ पर इसमें दिन और रात का छोटा व बड़ा होना, दिन और रात का छोटा व बड़ा होना, ये अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 79 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए सुपरमून वह दशा है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे 2 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को ब्लड मून कहा जाता है। तो दोस्तों ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों इसमें दोस्तों अपने को बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे ब्लड मून है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें एक कथन है वो क्या है? सत्य है। एक कथन है वो इसमें सत्य है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 4
पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को दोस्तों ब्लड मून कहा जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना, 2 को नहीं 4 को कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पर 80 नंबर का प्रश्न है, यदि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु न मानकर रेखा माना जाए तो पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होगी? तो दोस्तों देखिए सीधी सी बात है, 181 कितनी होगी? 181। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु न मानकर किया जाए तो दोस्तों पृथ्वी पर 181 रेखाएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये और देखिए यहाँ पे 181 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? वायुमंडल में स्थायी गैस कौन सी है? तो वो है नाइट्रोजन। सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही। 82 नंबर का प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है, क्यों? क्यों दोस्तों उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है? बिल्कुल सही बात है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों एक कथन है वो क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का इसमें दोस्तों सत्य है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक नंबर ऑप्शन सही। 83 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पवन है तो दूसरी तरफ देश है। दोस्तों यहां पर देखिए, इसमें देखिए सांता अना, ठीक है दोस्तों, सांता अना ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है, तो अपना इसमें पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हबूब ये सूडान में चलने वाली पवन है। यामो ये जापान में चलने वाली पवन है। मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये अब इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों ये मिस्ट्रल है, ये ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है। ठीक है, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। बाकी इसमें जो तीनों हैं हबूब यामो, ये तीनों के तीनों दोस्तों गर्म पवन है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 84 नंबर का प्रश्न है, हिंद महासागर में सागरीय धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो बताइए कौन सा एक उत्तरदायी है? तो वो है हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? गर्म धारा कौन सी है? तो दोस्तों इसमें ब्राजील धारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्राजील धारा एक गर्म धारा है जो अटलांटिक महासागर में ब्राजील तट पर प्रवाहित होती है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, तो दोस्तों ये हिंद महासागर में है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, हिंद महासागर में। 87 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है भूटान। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, भूटान। 88 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ है वनस्पति प्रकार है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ पे देखिए माकवी है, ये दोस्तों भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में ये वनस्पति पाई जाती है। और फिम्बस वनस्पति ये दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका में ये पाई जाती है। और चेपरेल वनस्पति ये कैलिफोर्निया में पाई जाती है। और मेटोरेल ये चिली में पाई जाने वाली वनस्पति है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा BCAD इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
89 नंबर प्रश्न है, जैगुआर किस महाद्वीप में पाया जाता है? जैगुआर किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही। 90 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? तो कौन सा है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 91 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम किस वर्ष से संबंधित हुआ था? तो दोस्तों ये संबंधित हुआ था 1984 से। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 मार्च 1984 से। 92 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निजी क्षेत्र में पहली सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित की गई थी? ये की गई थी दोस्तों ब्यावर में की गई थी, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। नेक्स्ट आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में औद्योगिक क्षेत्र है और सूची सेकंड में देश दे रखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों किनकी, दोस्तों ये किनकी औद्योगिक क्षेत्र है, ये कौन से देश में है? तो ये जापान में है। और केंटन, केंटन दोस्तों ये चीन में है। लोरेन, लोरेन दोस्तों ये फ्रांस में है। और बेलो होरिजांटे ये दोस्तों ब्राजील में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा BADC। BADC इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, BADC। 94 नंबर का प्रश्न है, रूस का कौन सा शहर जलयान उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? जलयान उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, तो वो है व्लादिवोस्टक। व्लादिवोस्टक, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी कृषि वहां अधिक की जाती है जहां कृषि भूमि की उपलब्धता कम तथा जनसंख्या का दबाव अधिक होता है? निम्न में से कौन सी कृषि वहां अधिक की जाती है जहां कृषि भूमि की उपलब्धता कम तथा जनसंख्या का दबाव अधिक होता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? तो वो है गहन कृषि। कौन सी कृषि? गहन कृषि। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु गठित संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक दोस्तों ये कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो किन किन शब्दों का प्रयोग? तो आपने अगर प्रस्तावना पढ़ी है तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये लाइनें हैं दोस्तों प्रस्तावना की। तो यहाँ पर इसमें लोग एवं नागरिक दोनों दोनों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। 98 नंबर का प्रश्न है, कौन सा भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अंत स्थापित नहीं किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या अंत स्थापित नहीं किया गया है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। बिल्कुल सही है। और देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। ये भी सही है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ये भी सही है। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा। तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा इसमें, ये 42वें संविधान संशोधन में नहीं किया गया। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन। 99 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, संविधान का भाग 6 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो दोस्तों ये कथन है वो अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों गलत है। यहाँ पर भाग 5 आएगा। ठीक है। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 32 न्यायाधीश है। तो ये गलत हो जाएगा, 32 नहीं दोस्तों 34 है। ठीक है। और दोस्तों तीसरा देखिए, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा,
दोस्तों इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें पहला और दूसरा कथन है वो सत्य नहीं है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय कार्यवाही पर न्यायालय के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 122। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारतीय संविधान के संदर्भ में अगर लिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से बताइए, दो दो कथन दे रखे हैं, कौन सा सही है वो बताना है। देखिए संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, बिल्कुल सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें केवल और केवल एक सही है, एक सही है, 1 नंबर ऑप्शन सही। 102 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन है पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए इसके अंदर इसमें देखिए सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, बिल्कुल सही बात है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 लागू हुआ, बिल्कुल सही है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष नहीं। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, क्योंकि ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 103 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? तो दोस्तों ये है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग है, यानी कि 1/10। 3 नंबर ऑप्शन सही। 104 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में शामिल नहीं था? बताइए कौन सा प्रावधान नहीं शामिल था? अपने को दोस्तों यहाँ पर कूट भाषा में उत्तर देना है। ठीक है, देखिए इसके अंदर देखिए जिला योजना समिति का गठन करना ये नहीं था दोस्तों। राज्य चुनाव आयोग का गठन करना था, बिल्कुल था। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना था, बिल्कुल था। तो यहाँ पर इसमें 2 और 3 कथन है वो क्या है? सत्य है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल 2 एवं 3। 105 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं के लिए आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बिहार ने। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बिहार ने। नेक्स्ट है, आगे देखिए सबसे पहले बिहार ने किया था। 106 नंबर प्रश्न, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत निम्न में से कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो ये किया गया दोस्तों अनुच्छेद 239 डबल ए, अनुच्छेद 330 ए, अनुच्छेद 332 ए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 107 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी? तो वो बनी थी दोस्तों सुमित्रा सिंह। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भाग 11 में, भाग 11 में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंधों की समीक्षा हेतु गठित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों केंद्र राज्यों के मध्य। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है? तो वो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। 1 नंबर का ऑप्शन सही। 111 नंबर का प्रश्न है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों ये कब अस्तित्व में आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये अस्तित्व में दोस्तों 2006 में अस्तित्व में आया था ये। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत में वर्तमान में निम्न में से लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योग है? बताइए लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योग हैं, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? बताइए। इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा रक्षा से संबंधित सामान, बारूद
औद्योगिक विस्फोट तथा प्रस्फोट फ्यूज, खतरनाक रसायन और मादक पेय। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही, 1 2 3 4। 113 नंबर का प्रश्न है, भारत में रेलवे सुविधा की स्थापना का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो बताइए क्या था रेलवे सुविधा की स्थापना का वास्तविक उद्देश्य? तो वो था दोस्तों सैन्य नियंत्रण और व्यापार। 3 नंबर ऑप्शन सही। 114 नंबर का प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गणक निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है? बताइए किस एक के साथ बढ़ता है? तो दोस्तों ये देखिए इसके ऑप्शन दोस्तों ये सही से टाइप नहीं हुए, तो आप इसको छोड़ देना, ये उल्टे सुल्टे हो गए दोस्तों। देखिए यहाँ पे 115 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? सबसे महत्वपूर्ण अंश है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों सावधि जमाएं। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसमें रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, अपना पहला कथन है वो सत्य है। किसी देश के गिनी गुणांक के एक के मान का अभिप्राय की है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, तो इसमें एक सही है, तो केवल एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 117 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत ई कॉमर्स कंपनियों की क्या भूमिका निर्धारित की गई है? क्या भूमिका निर्धारित की गई है? तो वो है दोस्तों उपभोक्ता शिकायतों का उत्तरदायित्व लेना। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 118 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल होता है तो कितना होता है बताइए? तो ये होता है दोस्तों 3 वर्ष। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है? तो ये की जा सकती है दोस्तों बताइए, तो ये 30 दिनों के भीतर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले देखिए अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना है वो वी राव ने की थी। वी राव ने की थी, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस विधि से राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना की संभावना सबसे अधिक होती है? ये होती है दोस्तों उत्पादन विधि में। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है दोस्तों महबूब उल हक के द्वारा। 1 नंबर का ऑप्शन सही, अर्थशास्त्री थे। आगे देखिए, राजस्थान कृषि उपज मंडी बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 1974 में। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 124 नंबर प्रश्न है, राज्य में निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी कहाँ स्थापित की गई? तो ये दोस्तों कैथून कोटा में। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, कैथून कोटा में। 125 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में दालों और गेहूं पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया? तो दोस्तों ये कब शुरू किया गया? तो ये 2007-8 में शुरू किया गया। 3 नंबर ऑप्शन सही। अब अपन भाग 4 के अंदर दोस्तों शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। 126 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक अध्ययन की परंपरागत शिक्षण विधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आगमन निगमन विधि है, ये दोस्तों सामाजिक अध्ययन की परंपरागत शिक्षण विधि नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये आधुनिक शिक्षण विधि है दोस्तों ये। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में उपागम छात्रों को
आलोचनात्मक सोच विकसित करने और विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने में मदद करता है। तो वो करता है दोस्तों छात्र केंद्रित उपागम। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 128 नंबर प्रश्न है, एकीकृत उपागम किस विचारधारा से प्रभावित है? तो ये दोस्तों गेस्टाल्टवाद विचारधारा पर से प्रभावित है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 129 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, इसमें देखिए दोस्तों, लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच विवाद। ठीक है, और दूसरा देखिए दोस्तों, इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र समस्या की समाधान के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। 130 नंबर का प्रश्न, समस्या समाधान के लिए प्राय किस पद्धति को अपनाया जाता है? तो किस पद्धति को अपनाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रयत्न और भूल विधि। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 131 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की जिज्ञासा को जागृत करना। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 132 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कब सबसे प्रभावी होता है? तो कब सबसे प्रभावी होता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब सबसे प्रभावी होता है, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जब विद्यार्थी स्वयं भाग ले। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से प्रोजेक्ट विधि का गुण है नहीं है, बताइए प्रोजेक्ट विधि का गुण कौन सा नहीं है? तो वो है अध्यापक का शिक्षण भार बढ़ जाता है। ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गुण नहीं है। 134 नंबर का प्रश्न है, परियोजना, मौखिक प्रस्तुतियां, समूह चर्चाएं और कक्षा की गतिविधियों के दौरान शिक्षक द्वारा किए गए अवलोकन किसके उदाहरण है? तो दोस्तों ये किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण है दोस्तों रचनात्मक, ये उदाहरण है दोस्तों, हाँ ये जो उदाहरण है ये दोस्तों रचनात्मक आकलन का है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो वो है कठिनाई को दूर करना। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 5 में शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। 136 नंबर का प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान अध्ययन है, तो ये व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत दोस्तों इसमें यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानव विकास परिणाम है, तो मानव विकास परिणाम है तो ये सामाजिक कारकों का। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 139 नंबर का प्रश्न है, मानव विकास परिणाम है। मानव विकास परिणाम दोस्तों ये वंशागति और वातावरणीय कारकों का है। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी है, तो ये दिए दोस्तों आलपोर्ट ने। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया दोस्तों किसने? तो ये बिनेट ने किया। किसने? बिनेट ने। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 141 नंबर प्रश्न है, अधिगम से तात्पर्य है। अधिगम से तात्पर्य है तो वो है दोस्तों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 142 नंबर का प्रश्न, निम्न में से नियम सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? तो वो दोस्तों साहचर्य का नियम है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 143 नंबर प्रश्न है, किस श्रेणी के छात्रों को बैल पठन सामग्री प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दृष्टिबाधित। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 144 नंबर का प्रश्न है, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है कहलाती है। तो वो कहलाती है दोस्तों क्या? अभिप्रेरणा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अभिप्रेरणा। 145 नंबर प्रश्न है, बालक के कुसमायोजन से तात्पर्य है? तो वो है दोस्तों
देखिए ये सारे ही हैं, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। 146 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए, अब अपन 5 प्रश्न है वो सूचना तकनीकी से संबंधित पढ़ रहे हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में प्रयोग में लिए जाते हैं। बताइए, प्रयोग में लिए जाते हैं, तो ये लिए जाते हैं दोस्तों, देखिए कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो और प्रोजेक्टर, ये सभी में लिए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं दोस्तों हार्डवेयर कहलाते हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है? तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस दोस्तों रोम नहीं है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रोम नहीं है। नेक्स्ट आगे देखिए, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? तो दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है ये। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 150 नंबर प्रश्न है, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया। इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है दोस्तों माई बुक लो ऐप। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है, और पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें, और आराध्या अकेडमी के साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों लिंक को शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।